हमें पूरी तरह से समझाया है और जैसे कि वो बता रहे थे ईएसजी इन्वेस्टिंग के मायने और इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी बात माना ये जा रहा है और रिसर्च ये कहती है कि भारत में 2025 तक ईएसजी इन्वेस्टमेंट जो है वो $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर सकता है। अब जब ईएसजी थीम और गाइडलाइंस पर इस हद तक बातचीत हो रही है, इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर इस टॉपिक को और ज्यादा विस्तार से समझना काफी हद तक जरूरी हो जाता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रॉकस्टर्ड के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जुड़ गए। अभिषेक, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पेचीदा कॉन्सेप्ट है और स्टार्टअप एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट किस तरह से जुड़ता है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो किसी भी स्टार्टअप की अगर बात करें, पर्टिकुलरली स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात करें, ईएसजी की रेलेवेंस क्या है, उससे शुरुआत करते हैं, बताएं। तो मानसी, अगर हम ये समझे कि आज के समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो क्या चाहती है, तो आप देखेंगे वो पैटर्न जो है हमें कल्टीवेट करता हुआ दिख रहा है एज अ हैबिट चेंज। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो उसी इथॉस को ही आगे लेते हुए जा रहे हैं। देयरफॉर ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, ये माइंडफुल है कि इन्हें सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा करना है, इन्हें एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो हर एक बेंचमार्क पे खरा उतरे। एंड उसमें अगर हम इसे एक ब्रॉडर थीम में पकड़े तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि हर एक स्टार्टअप अपने आप को एज अ ईएसजी के सेंटर से अपने आप को देखता है, बट उसकी जो एसेंस है कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम करना चाहूंगा, मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है और मुझे मेरी कंपनी की गवर्नेंस हाईएस्ट लेवल पे रखनी है। दैट्स द रीजन कि आप एक सिग्निफिकेंट कैपिटल ग्लोबल लेवल की इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में देख रहे हैं पिछले 10 साल से। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस एकदम अलाइंड है इस मैटर को लेके, जहां पे ब्रॉडर लेवल पे बहुत सारी ऐसी नई चीजें गवर्नमेंट ने और ज्यादा फोकस बढ़ाई है, जहां पे ये मैच करता है। एंड देयरफॉर ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर में अगर आप देखेंगे तो चाहे आप उसे मेजर करें या मेजर ना करें एज अ स्ट्रिक्ट बेंचमार्क, बट स्टिल people are aligned and they want to do something good for the country, something good for the environment। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये आगे चलता ही जाएगा, रुकने वाला नहीं। एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि राइट इन टाइम हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उससे ठीक पहले ईएसजी फ्रेमवर्क को डिस्कस करना, कनेक्टिंग द डॉट्स रियली वेल। लेकिन अभिषेक, साथ ही करंट ईएसजी इंडस्ट्री को अगर हम समझना चाहें, ओवरसीज अब्रॉड में किस तरह की इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ईएसजी की नज़र आती है वर्सेस इंडिया, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है और किस तरह की पेनिट्रेशन तक नजर आ रही है आपके हिसाब से? देखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट अगर आप देखें, जो कि हम की बात करें, तो हमें पता है कि कंटिन्यूसली जो इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत सालों से निकल के आ रहा है। एंड उससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक हमने देखा है वो लार्जली डेवलप्ड नेशंस में देखा है। ऑफ कोर्स ये आगे बढ़ते बढ़ते आज अभी समय आ गया है कि डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो फेसिंग द हीट। अगर आप ओवरऑल क्लाइमेट को ही देखें तो इस साल ऐसे बेंचमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू जो एवरेज पूरे साल की जो टेम्परेचर होनी चाहिए उससे ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री ऊपर हो जा चुके हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत अलार्मिंग है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सही नहीं होगा एज अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन टू लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट अगर हम देख रहे हैं तो यूरोप या अमेरिकन जो देश है उन्होंने इसकी शुरुआत 2000 ऑनवर्ड से जो है ऑलरेडी कर दी थी। और वहां पे अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की साइज को देखें कि आप 2003 से अगर शुरू करें और आज हम 2023 में बैठे हैं, तो लगभग उस जमाने से लेकर अभी तक करीबन करीबन $30 ट्रिलियन जो है पैसे ऑलरेडी लग चुके हैं वेरियस एस्पेक्ट को लेके, जहां पे ईएसजी को एज अ फोकस हम पकड़ के चल रहे हैं एज अ सेंट्रल थीम। तो ग्लोबल लेवल पे तो डेफिनेटली एक कार्बन न्यूट्रल, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट कंजम्पशन,
इस तरह की बातें तो होती जा रही है। इंडिया के अंदर में जो लार्ज चेंज आया मेरे हिसाब से, अगर मैं एक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये नई गवर्नमेंट जब आई उसी के बाद से एक्चुअली हम देख पा रहे हैं। जहां 2014 के बाद अगर आप एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स देखें और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क देखें, वहां पे डेफिनेटली डेटा भी जो है सपोर्ट करता है। आप इटसेल्फ देखिए कि 2025 तक तो ये नंबर है कि $1 ट्रिलियन के लगभग का इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ इंडिया में ही हो चुका होगा बाय देन, इन वेरियस वेरियस एस्पेक्ट, वेदर प्राइवेट और पब्लिक। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे कि मैंने टच अपॉन किया क्लाइमेट चेंज को लेके, इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो अभी भी 80% जो है फॉसिल फ्यूल से आ रही है। एंड गवर्नमेंट की अपनी खुद की जो फ्रेमवर्क टाइम फ्रेम है, वहां पे 2030 तक वो देख रहे हैं कि ये नंबर कैसे 50% पे चले जाए, जहां पे ग्रीन एनर्जी बैलेंस 50% पे दिखे। एंड अगर मैं उसको एक एक्सट्रापोलेट करूं एक डेटा नंबर पे, एंड अगेन लुकिंग फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स आई हैव रेड, तो करीबन करीबन $250 बिलियन तो सिर्फ आपके इस ग्रीन एनर्जी में ही जाना है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, जहां स्टेक होल्डर्स जो हैं हर तरह के वो माइंडफुल हो रहे हैं। इवन फ्रॉम द ई एंड ई के बाद अगर हम एस और जी को फोकस करें, जहां सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेके, तो मुझे ये एक बहुत अच्छा एक और डेवलपमेंट दिखता है जो सेबी ने इन्फोर्स किया, जहां पे एक सीएसआर और एक दूसरी बात है जहां पे हम BRSR, जो कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आई लास्ट ईयर से। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये बहुत मीनिंगफुल चेंजेस हो सकती है आगे जाने वाले समय के लिए, जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हमारे लिए होगी, एफिशिएंट होगी, एंड हम और बेहतर तरीके से एक मेजर कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमने एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने इसका जवाब दिया। लेकिन जब स्टार्टअप की हम बात करते हैं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहलू होता है फंडिंग। स्टार्टअप जब फंडिंग के लिए तैयारी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पर, काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर उन्हें खरा उतरना होता है। इन पैरामीटर्स में ESG इन्वेस्टिंग कितना काम आती है? क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्टार्टअप्स को वॉच आउट करना चाहिए? जी बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबल कैपिटल जो इंडिया के अंदर में आ रहा है, अगर आप हर साल का एक डेटा निकाल के देखें, तो करीबन करीबन $20 बिलियन जो है वो फॉरेन कैपिटल स्टार्टअप के अंदर में अलोन जो है फ्लो हो रहा है। एंड हमने देखा भी है किस तरह से यूनिकॉर्न्स साल भर साल जो है नए नए आते जा रहे हैं। एंड अभी ग्लोबल लेवल पे भी कई सारे ऐसे मार्क्ड फंड्स हैं जिनका फोकस ही अब ESG हो रखा है, एंड दे वांट टू सी कि कोई स्टार्टअप अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में फोकस करके काम कर रहा है, तो उधर में उनकी फंडिंग की जो मैंडेट है वो मैच करने से वो फिर एक अट्रैक्शन टू कैपिटल भी बन जाता है। एंड वो मुझे लगता है कि हर स्टार्टअप को देखना चाहिए कि वो अपने लेवल पे क्या डिफरेंसेस क्रिएट कर पा रहा है अंडर दिस 3 सेक्शंस। एंड वहां पे अगर आप कोई बेंचमार्क क्रिएट कर सकें, या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट की है, इंडिया की भी है, आप उसे अगर फैक्टर करें और वो डेटा शो करें कि कहाँ पे आपने क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि एक सस्टेनेबल कैपिटल, एक हाई रेस कैपिटल जो है वो अवेलेबल है ग्लोबल मार्केट में, और इंडिया के अंदर में आपको वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मिलेगा। बिकॉज अगेन वी ऑल नो दैट आज की डेट में जो मैक्सिमम पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो डेवलपिंग नेशन से ही हो रहा है। एंड उससे ओवरऑल इम्पैक्ट डेफिनेटली सबके लिए बनता है, पूरी दुनिया के लिए बनता है। एंड मुझे लग रहा है कि ये is something which is very very important, and there is a huge capital available in the market which is focusing on this thing. एब्सोल्युटली। अभिषेक, आप कई सारी कंपनीज, कई सारे स्टार्टअप्स को एसेस भी करते हैं इन करंट एट प्रेजेंट। क्या कोई ESG थीम रिलेटेड कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में? अगर हाँ, और उसके बारे में कुछ बात करना चाहें, कोई रोशनी आप डालना चाहें। देखिए, रॉकस्टार जो है हमारे लेवल पे एज अ फंड, हमारी हमेशा ये इथॉस रही है कि हम अपने आप को एक स्पेशलिस्ट तो नहीं कहेंगे ESG को लेके, बट सर्टेनली हमारा भी फ्रेमवर्क जो एक युवा भारत से रिलेटेड है, जो हमारे सेंट्रल थीम है, जहां पे हम उस एसेंस को समझते हैं। तो हम जब इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर में, तो उस फ्रेमवर्क की एसेंस को समझते हुए वो काम करते हैं और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। यस, हमने कुछ अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया है प्राइवेट स्पेस पे। नाम के तहत एक कंपनी है एवरेस्ट फ्लीट, जो कि फ्लीट मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर में है। दे आर राइट नाउ हैविंग मोर देन 10,000 कार्स which is exclusively provided to Uber India, which means कि जब आप Uber के ऐप में जब आप कोई कार सेलेक्ट करते हैं लार्जली, तो वो एवरेस्ट फ्लीट की होती है, तो वो फ्लीट एंड ड्राइवर दोनों मैनेज करती है। पॉजिटिव बात यह है कि उनकी जितनी भी कैब्स है वो सारी की सारी CNG है,
तो इन्वायरमेंट को लेके जो CO2 इमिशन की जहां तक बात उठती है, वहां पे उन्होंने एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया है। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इन्होंने अभी रिसेंटली ईवी के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से अपना फोकस बढ़ाया है। एंड 3 महीने पहले ही 5,000 एक्सप्रेस ईवी की जो गाड़ियां हैं उसका ऑर्डर टाटा मोटर्स को प्लेस किया है, वेयर दे आर इंक्रीजिंग देयर फ्लीट नाउ ऑल ओवर इन ईवी। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे पॉजिटिव डेवलपमेंट लगता है कि इस क्वांटम, इस साइज पे एटलीस्ट इन्वायरमेंट के क्षेत्र में तो एवरेज फ्लीट ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखाया है। एट द सेम टाइम जो सोशल एलिमेंट है, जहां पे ये लो वर्क के ज्यादातर ड्राइवर्स होते हैं, उनकी भी लाइफ के अंदर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है। बिकॉज आप सस्टेनेबल लेवल पे एक रेवेन्यू फ्लो की विजिबिलिटी देख सकते हैं। आप उनकी अपनी खुद की फैमिली का जो एक रेवेन्यू जो देखना होता है, सोशल हेल्थ केयर, वो भी वो ड्राइवर्स अपने लेवल पे कर पाते हैं। एंड ऑफकोर्स जो पे आउट है वो थोड़ा मार्केट से ज्यादा ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एवरेज फ्लीट के एंड से आया। अनदर कंपनी जो हमारे पोर्टफोलियो में है उसका नाम है बिग हाथ, जो कि एक एग्री टेक बिजनेस है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को एक परचेज करने में हेल्प करती है, जो कि सीड एंड फर्टिलाइजर है, एंड डायरेक्टली उनके लेवल पे उनके यहाँ पे डिलीवर करती है। आज की डेट में ये डेटाबेस करीबन करीबन 3 मिलियन फार्मर्स का है अलोन इन इंडिया। एंड अगर आप इनपुट कॉस्ट देखें, जो पहले कभी अवेलेबल हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, कभी कहीं ज्यादा लग रहा था, कहीं पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे इनपुट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया, जहां रिडक्शन टू दैट इज ऑलमोस्ट 25%। सो एक कॉस्ट एफिशिएंट होने से फार्मर्स की भी इनकम बढ़ जाती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अनदर पार्ट इज दैट जो केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड जो यूज होते हैं, वहां पे भी इन्होंने बहुत हद तक ग्रीन केमिकल्स को ही प्रमोट किया है, जहां पे ग्रीन केमिकल्स के थ्रू कम से कम आप जो है कंट्रोल कर पाते हैं कि किस तरह की इनपुट्स आप दे रहे हो और किस तरह का आउटपुट फाइनली हमारे बॉडी में जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल, कार्बन फुटप्रिंट को रिडक्शन करने के भी स्टेप्स लिए गए हैं। तो कई सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जो बिग हाथ कर रही है। अगेन आज की डेट में एक बहुत बड़ी साइजेबल कंपनी बन चुकी है, इंडिया की मेरे हिसाब से टॉप 4 कंपनी है ये इस साइज के अंदर में। Another company, I would like to highlight is called Fabheads, जो कि एक बिजनेस मॉडल बनाती है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जहां पे इनकी जो मेन कंपोजिट मटेरियल है वो वो कार्बन फाइबर है, और ये 3D प्रिंटर के थ्रू कार्बन फाइबर की जो मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जिनकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे उन्हें सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, जहां पे एवरीवेयर हाउ द इम्पैक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग दैट इज गोइंग ऑन। एंड जहां पे आप कार्बन फाइबर एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं, वहां पे इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव बनता है। सो ये कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज है हमारी, जिन्होंने आज हमें इस आई वुड से चैनल तक पहुंचाया है। एंड वी आर प्राउड दैट हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस के अंदर में हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई कंपनी क्या इस ESG के अंदर में कहीं पे भी बैठती है क्या। और गवर्नेंस तो हमारे नॉन नेगोशिएबल है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस अगर कंपनी की नहीं होगी तो फिर आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं जी सकते, आप ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हम माइंडफुल रखते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल अभिषेक, दो चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ESG इनिशिएटिव या इस फ्रेमवर्क को इतना सीरियसली कंपनीज भी ले रही है, और दूसरी बात कि आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस में आप इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं, मेक्स अ बिग डिफरेंस। और कई सारी कंपनियों के नाम लिए आपने। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और क्विकली इस पर आपसे एक ब्रीफ आंसर जानना चाहूँगी। आने वाले 3 से 5 साल अगर कह लीजिए, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अगर समझने की कोशिश करें, ग्रोथ आउटलुक ESG इन्वेस्टिंग का आपको कैसा नजर आता है? मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत ही एक डायरेक्शनल चेंज जो हमने एस्टैब्लिश कर लिया है ड्यू टू डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बदली है। मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी जो कंट्री है वो जा रही है। इससे हम बहुत इमेंसली बेनिफिट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप एनर्जी की बात कर रहे थे जैसे कुछ समय पहले, हमें पता है कि ऑयल इटसेल्फ कितना बड़ा हेडेक है इंडिया के लिए, जहां पे मैक्सिमम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कितना ज्यादा हैम्पर करता है। तो अगर आपने अगले 5 से 7 साल के अंदर में इस रेशियो को जो 80 से 50% की तरफ चले जाए, तो हमारा जो रिजर्व है वो मैसिवली एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे हमारी जो करेंसी का प्रेशर है, जो हमारी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट होती रहती है, वहां पे भी एक इम्पैक्ट आ जाएगा। सो हर तरह से मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चेंज है। और हर कंपनी को इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में है या पब्लिक स्पेस में है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।
आज के समय में ये थियोरेटिकल चीज नहीं रही, बहुत हद तक अब ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है और बहुत हद तक ये कंपलसरी भी हो चुका है, जहां पे कंपनियों को ये फॉलो करना पड़ता है. सो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडिया टू बी इन इंडिया एंड लुक एट दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज. अभिषेक, इस अहम मुद्दे पर, इतने ज़रूरी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्रा के आज के इस एपिसोड में इतना ही. अगले हफ्ते फिर से एक दमदार एपिसोड, दमदार थीम लेकर इंटरेस्टिंग स्टार्टअप से बातचीत करेंगे. तब तक हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ. नमस्कार.